बहुत सुंदर। अब इमेजिन करिए कि आपके कपड़ों के अंदर चींटियां भर गई हैं, इसको एंजॉय करिए और चींटियों को निकालना है। निकाले निकाले। बहुत बढ़िया। अब देखिए, हिम्स एक परिवार की तरह है और हम सब एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और हमने देखा कि हमारे साथ वाले ने चीटिंग की है, तो आर्गुमेंट लाओ। तूने चीटिंग की। मैंने देखा चाय पिया चाय और नुक्कड़ में जाके रोटी खाई रोटी। एक दूसरे को देखे, एक दूसरे आर्गुमेंट। ग्रेट, बहुत सुंदर। देखिए, कई बार हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं और हमने सामान इकट्ठा कर लिया, पैसे नहीं मिले, राइट? तो अपने जेब में हाथ डालिए और नो मनी। पैसे लिए, पैसे कर लो खरीदारी। पैसे लिए, नो मनी। नहीं है पैसे, ले लो सामान। ग्रेट। देखिए, दुख, दर्द, पेन हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन ये एक भाव है। आप जितना इसको महसूस करेंगे ये उतना लगती है। तो अपने दर्द को भी खुशी में, हंसी में उड़ाइए। जैसे मेरा घुटने में प्रॉब्लम है, मेरा घुटना गया, मेरा घुटना नहीं है, मेरी किडनी गई, किडनी नहीं है, किडनी। मेरा लीवर गया। एंजॉय करिए, अपने दर्द को भी हंसी में उड़ाइए। ग्रेट, जोरदार तालियां अपने लिए। इससे पहले आचार्य जी हमें कुछ समझाने की कोशिश करें। पहले मैं आप सबसे एक फिर निवेदन करना चाहूंगी कि हमें बहुत बुरा लगता है जब हम कुछ बोलते हैं और आप लोग सुनते नहीं है या उस बात को मानने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले ये बात बोली थी कि जो भी यहाँ बैठे हैं, अगर वो इस सेशन का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो वो अपने जूते चप्पल उतार के और नंगे पाँव घास पर रखे अपने पाँव। और मैं देख पा रही हूँ ठीक, पीछे भी किसी का मैंने देखा जूते अभी भी पहने हुए। घास इतनी गंदी नहीं है कि आपके पैर पानी से धोने से भी नहीं धोएंगे। यहाँ पर रहने का, यहाँ आने का, यहाँ टाइम और पैसा लगाने का फायदा तभी होता है जब आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे, क्योंकि हमने आपको ठीक करके नहीं भेजना है। ये हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर आप 2 दवाइयाँ लेने आए हैं या अपना इलाज कराकर ठीक होने आए हैं। ये एक इंस्टीट्यूट है, एक एजुकेशनल सेटअप है जहाँ पर आप 5-7 दिन की वर्कशॉप अटेंड करके आए हैं और आपने यहाँ से कुछ सीख कर जाना है, तभी फायदा होगा आपको। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, आज अभी भी कुछ डाउट्स थे लोगों को, वो सब क्लियर करने के लिए ही हमने यहाँ पर सबको बिठाया है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आप सब पूछे और जो जो आपके डाउट्स हैं, जो आपको रिस्पांस मिल रहा है उसको समझने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि हम अभी यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस लें और कल फिर से जब मैं सेशन लूं तो आप फिर उन्हीं क्वेश्चन के साथ खड़े हो। कल भी होगा, रोज होता है, रोज एक सेशन होता है दिन में 3 से 4 और हम कोशिश करेंगे अब से हम धूप में ही करें, लेकिन ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए होता है। आप अंदर नहीं आते थे, हम बाहर आ गए। आप सबको धूप में बैठना अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि आप धूप में बैठे, तो इसलिए हमने सेशन ही बाहर करवाया। और अभी हम कल शाम को या आज दिन में कोई ऐसे हैं पेशेंट जो आज आए हैं जिनको हॉस्पिटल के बारे में अभी कुछ नहीं पता, आपको अपने डॉक्टर्स का नाम नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि थेरेपीज कहाँ से लेनी है, ऐसा कोई है? सबको अपने डॉक्टर्स का नाम पता है? आपका क्या रह गया? कोई बात नहीं, सबको अपने अपने डॉक्टर्स का नाम पता है?
कोई ऐसा तो नहीं जिनको अपने डॉक्टर का नाम नहीं पता, हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पता है? कोई दिक्कत, कोई थेरेपीज नहीं पता, या डॉक्टर से मिले नहीं है, या अगर अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आपके जो भी डाउट्स हैं, जैसे अभी किसी ने पूछा कि क्रेटिनिन थोड़ा बढ़ गया है, और किसी का कोई डाउट हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड, अपनी बीमारी से रिलेटेड, कोई दिक्कत कुछ खाने पीने में हम कुछ ज्यादा दे रहे हैं या कुछ कम दे रहे हैं, कोई भी आपको कैसा भी डाउट है अपनी बीमारी को लेकर, तो आप प्लीज वो क्वेश्चन पूछ लें। पोटेशियम बढ़ रहा है, एक मिनट में नोट भी करना चाहूंगी। पेपर पेन है, इनको पेपर में डायरी पेन दे दो डॉक्टर साहब। हाई क्रेटिनिन किसी को यहाँ खड़ा के अलावा कुछ भी हम खाते हैं तो हमको चेहरे से पसीना कुछ भी खाने से आता है, या जब पका हुआ कुछ खाते हैं तब आता है? पका हुआ जरा तो कच्चे से नहीं आता, केवल चेहरे से ही पसीना आता है। सवाल हो रहे हैं, और मैं सहारनपुर से, मेरा नाम राकेश दीक्षित है और मैं डॉक्टर हिमांशु जी के अंडर में 5-6 दिन से इलाज में चल रहा हूं। और वैसे तो मैं अपना आप को बड़ा आराम महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं सुबह से आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा क्रेटिनिन कुछ कम नहीं हुआ। वो हमने आपका सवाल लिख लिया है। क्रेटिनिन बहुत सारे लोगों का बढ़ा है, कम तो बात की बात है। जी जी बढ़ा है, और क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, मैंने अभी आपको समझाया भी था। दोबारा आचार्य जी भी सबकी भलाई के लिए, सबको समझाने के लिए एक ही साथ ये सारे क्वेश्चंस ले लेंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चंस ले। और स्टाफ की बात ये है, डॉक्टर साहब से मैं बड़ा जो यहाँ के योग के टीचर हैं उनके बहुत अच्छा स्टाफ है और इनसे मैं प्रभावित हूँ, और ये बड़ा देखभाल भी अच्छी करता है। ये वास्तव में थोड़ा स्टाफ जो है एक सराहनीय है, और मैं ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जब ये आते हैं तो ऐसा लगता है कि जब मेरे परिवार के सभी लोग आकर के एक कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यही आपके शब्द हमें अच्छे से दिल से काम करने में बहुत प्रोत्साहन देते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी। मेरा माँ, हम अगरतला से आए हूँ, तो उनका 75 ईयर्स है, अभी एज 75 है, तो उनका क्रिएटिन कम हो गया, यूरिया कम हो गया, लेकिन उनका श्वास कष्ट है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका बारे में थोड़ा बताना सर, हम लोग कौन सा करने से उपचार होगा थोड़ा। ठीक, हम लोग फिलहाल इतने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप आचार्य जी का वेलकम करें एक जोरदार तालियों के साथ। देखिए, आचार्य जी बताते हैं कि सबके जीवन में ताली बजाने का कोटा होता है। इस जीवन में नहीं बजाया तो अगले जीवन में घर घर जाके बजाना पड़ता है। जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, कईयों को डॉक्टर साहब अभी समझ नहीं आया, कईयों ने नहीं बजाई अभी भी, अभी कईयों को समझ नहीं आया है ना। क्या बोला डॉक्टर श्रीवास्तव ने, तो कौन बताएगा? डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी क्या बोला? आप बताओ क्या बोला डॉक्टर श्रीवास्तव ने, आप बताओ। नहीं बजाए तो घर घर जाके बजाना। मतलब क्या है उसका? नहीं, मतलब क्या उस चीज का? डॉक्टर श्रीवास्तव ने बोला, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये क्लैपिंग इज आल्सो वन ऑफ द एक्सरसाइज। अच्छा, आपने ये वाला मतलब लिया, वो भाई साहब ने कोई और मतलब ले लिया। आपको बता देता हूं, मैं शुरुआत ऐसे ही कर देता हूं। आज से 20 साल पहले
आज से 20 साल पहले अमेरिका में सिर्फ 0.2% LGBT समुदाय था। LGBT समुदाय समझते हो, जिसमें ये भी होते हैं, लेस्बियन भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं और गे भी होते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा हार्मोन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम। लेकिन अभी 2020 में जो आंकड़ा आया वो 28% हो गया। कितना? 28% हो गया LGBT समुदाय बढ़कर। मतलब कि जो हमारा खाना है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो चीजें हम खा रहे हैं, उससे हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। और अभी भारत में भी वो चीजें आ गई हैं। आप लोगों ने सुना होगा बड़े दिन से, अब वेजिटेरियन नॉनवेज आया है। सुना है किसी ने? वेजिटेरियन नॉनवेज आया है, सुना है किसी ने? वो लेबोरेटरी में तैयार होगा, टेस्ट नॉनवेज जैसा होगा, लेकिन होगा वो। तो आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। जो हम दवाइयां खा रहे हैं, जो हम केमिकल्स खा रहे हैं, वो हार्मोन हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं अपना एक जो भी बात शुरू कर रहा हूं, आपको सबको, आपके सबके मन में कोई ना कोई सवाल है। कोई बात नहीं, एक बार बाद में चलो ले लो एक बार, इसके बाद सबका सवाल लास्ट में ही लूंगा मैं। तो सर वो आप खुद समझदार हो, वो क्या दे रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? वो सही तो देंगे नहीं, गलत देंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि वो लेबोरेटरी में बना रहे हैं। अगर वेजिटेरियन नॉनवेज है, हाँ, तो हमारे घरों में वेजिटेरियन बहुत सारी चीजें हम अपने खा लेंगे ना। उसकी रोज ऐड, उसको हम मशीन में बना के फैक्ट्री में प्रिजर्व करके लाएंगे तो वो केमिकल के साथ ही आएगा। वो उसका टेस्ट जरूर नॉनवेज जैसा होगा। तो हमारे घरों में हम जो शकरकंदी खाते हो, आप लोग कचालू खाते हो, आलू खाते हो, तो कैसा फील आता है? मन को समझाना है ना हम क्या खा रहे हैं। और पहली बात, दुनिया में हम कौन होते हैं किसी जानवर को मार के खाने वाले? हमारे शरीर में वो ग्रंथियां ही नहीं है उनको हजम करने की, तो हम कैसे पचाएंगे उसको? तो लेकिन कोई समझेगा नहीं, क्योंकि जिनको खाना है उनको खाना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ऐड देखते हो ना? आप बताओ, दो तरह के अंडे सुने होंगे आपने, एक देसी और एक फार्मी। दोनों में फर्क क्या होता है? अब बताओ, माइक में किसी ने बोलना तो बताओ मुझे जरा फटाफट, फिर आपको मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हाँ जी सर, देसी और फार्मी अंडे में क्या फर्क होता है? हाँ जी बताओ जाए, देसी अंडा और फार्मी अंडा में क्या फर्क होता है? I think the desi anda is having the more calorie ओके than farm anda. और कौन बताना चाहेगा देसी अंडा और फार्मी अंडा में क्या फर्क होता है? वो पीछे भैया खाता होगा, उससे पूछ के आओ जरा, लाल टी शर्ट में। आपको बोल रहा हूं, आपको, आप खाते हो अंडे ना? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। आप बताओ अंडे क्या होता है, देसी अंडा फार्मी अंडा में फर्क क्या होता है? मेरे ख्याल से जो देसी होते हैं वो शायद फार्म से बड़े होते हैं और फिर वो एग्स देते हैं, शायद चलते फिरते ज्यादा है। और जो वैसे नॉन वाले होते हैं वो शायद एक ही जगह बड़े रुक के होते हैं शायद, तो वो उनमें मतलब इनको कैसे समझाएंगे क्या है वो मतलब वो बड़े इसलिए करे जाते हैं शायद अंडे देने के लिए, तो वो एक जगह रहते हैं फिर एक जगह खाते। मतलब बात कैसे समझाएंगे, कैसे इनको? देसी वाला ज्यादा एक्टिव होता है मतलब मेरे ख्याल से, तो उसके अंडे भी ज्यादा अच्छे होते हैं मेरे ख्याल से। कौन बताना चाहेगा? और ये उधर भैया को देना माइक फटाफट, जल्दी जल्दी चलो चलो रहा, क्योंकि फिर थेरेपी का टाइम हो जाएगा इनका। सर देसी आई गेस जो देसी मुर्गियां जिन्होंने घर पे रखी होती हैं, जो देसी फीड वगैरह देते हैं, उनका जो अंडा उनको देसी अंडा बोल देते हैं। और जो फार्मी है वो स्टीरॉयड वगैरह और जो आई थिंक मेडिसिन वगैरह कुछ देते हैं, जिससे कि अंडे ज्यादा देती है मुर्गी, और अपना मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए वो ज्यादा अंडे देती है, वो फार्मी अंडा बोलते हैं उसको। इसको वैसे आपने बड़ा अच्छा बोला, लेकिन मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ। देसी अंडा वो होता है जो मुर्गा मुर्गी के मिलन से नेचुरली पैदा होता है। जैसे आप बच्चे पैदा करते हो ना, वैसे ही मुर्गा मुर्गी का मिलन हुआ और बच्चा पैदा हुआ, वो नॉर्मल है, एक प्रोसेस के तहत पैदा हुआ, एक जनरल भगवान का बनाया सिस्टम कि कैसे वो अंडा हुआ। अब फार्मी अंडा वो होता है जिस मुर्गी ने कभी अपने जीवन काल में मुर्गे की शक्ल भी नहीं देखी होती, उसको ये भी नहीं पता मुर्गा होता कैसा है, सिर्फ उसको इंजेक्शंस लगते हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक एंटीवायरल दी जाती है, और उसके बाद वो मुर्गी सिर्फ और सिर्फ अंडे देती रहती है। और एक साल में लगभग
300 अंडे के लगभग दे देती है वो। तो सोचो वो अंडा आपके लिए हेल्दी कैसे हो जाएगा, जिस मुर्गी को सिर्फ और सिर्फ किस लिए कर रहे हैं हम यूज, यानी कि अंडा क्या हुआ, अंडा बेसिकली उस मुर्गी के रोज के पीरियड्स है बेसिकली, और वो आप खा रहे हो। तो आप सोचो अंडा जब हाथ में आए तो क्या खा रहे हो आप, क्योंकि रोज दे रही है ना वो, कहां से आ रहा है वो, उसके मुर्गी के क्या खा रहे हो आप, उसका मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा रहे हो आप। तो आप सोचो वो हेल्दी कैसे हो जाएगा। तो ऐसे समझ आएगा तब भारत समझेगा। चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात एक चीज समझ लो, आप में से किसी को, कितने लोग हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, जो किडनी वाले नहीं है। तो मैं क्या क्या बीमारी मान लूं, शुगर होगी आप में से किसी को, सोराइसिस और शुगर और जॉइंट पेन, कैंसर और लीवर खराब, और अभी ये मैडम इधर आना एक बार, अभी ये मेरे को मैडम मिली, मेरे को बड़ा मजा आया इनसे बात करके। तो मैं चाहूंगा वो मजा मैडम आपको बताएं, तो आपको मेरी बातें समझ आएगा। एक हमारे देश में एक नेता है, वो बड़ा मजा देते हैं लोगों को अपने भाषण से, तो मेरे को भी वैसा वाला मजा आया। तो मैडम आप बताओ प्लीज, क्या बात हुई थी अपनी। हेलो एवरीवन, थोड़ा आगे होके। एक्चुअली मुझे वीट एलर्जी है, तो मैं डॉक्टर साहब के पास आई, मैंने कहा इसका कोई ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड कि दैट यू हैव दिस डिजीज। कहते कि ये कोई डिजीज नहीं है, और कहते गेहूं मतलब इंसानों के खाने लायक है ही नहीं। तो मैं ट्रीटमेंट पूछ रही थी, तो कहते ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं है जो वीट के बिना आपको हो जाएगी या वीट के छोड़ने से हो जाएगी। तो इन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि गेहूं नहीं खाऊंगी तो मुझे क्या क्या नुकसान हो जाएंगे, मेरे को क्या क्या कमजोरी आ सकती है। मैंने बोला दुनिया का कोई जानवर बताओ जो जंगल में गेहूं खाता हो और वो नहीं खाने से उसका रंग काला हो रहा है, वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा, कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, हो क्या रहा है गेहूं नहीं खाने से। हाथी गेहूं नहीं खा रहा, क्या वो बोना रह रहा है, हाथी गेहूं नहीं खाता तो हाथी क्या छोटा रह जाता है, या हाथी का बच्चा अनग्रोथ वाला चाइल्ड होता है उसका, बताओ लेस ग्रोथ वाला चाइल्ड होता है। अच्छा घोड़ा गेहूं नहीं खाता तो फिर क्या हो रहा है, घोड़े को, घोड़ा भाग नहीं पा रहा, गला बन जाता है। सिर्फ हमारे दिमाग में वहम डाला जा रहा है। वीट एलर्जी, पहली बात एलर्जी आपको नहीं पता, आपके पास भगवान का एक एक्स्ट्रा गुण है जिसकी आप बेइज्जती कर रहे हो। इसकी बॉडी सियानी है, उसने इसको पहले ही बता दिया कि वीट इज नॉट गुड फॉर यू। आपको किडनी फेल होने के बाद पता चल रहा है, आपको लीवर खराब करने के बाद पता चल रहा है, आपको शुगर होने के बाद पता चल रहा है। इसकी बॉडी सियानी है, उल्टा उसने पहले ही बचा लिया इसको कि वीट को के खिलाफ एलर्जी डेवलप कर दी, बॉडी खाए ही ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सारा खेल किसका है, सोच का, कि हम जिसको बीमारी मान रहे थे उसको आप अपना ब्लेसिंग मानो। जैसे आप भाई साहब इधर आओ, एक बार इधर आओ आप, ठीक है मैम, थैंक यू। मैं चाहूंगा इनके लिए हम अपना कोटा पूरा कर लें। जैसे मुझे सुबह ये सर मिले, कहां से आप आए हो सर, मेरठ से। आपने मुझसे एक सवाल पूछा किडनी खराब है, इधर माइक पे बोलो। मैंने आपको क्या बोला, किडनी खराब हो कि यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड, क्या बताया मैंने आपको, मैंने इनको क्या बोला बताओ जरा माइक में, थोड़ा पास। अगर किडनी खराब ना होती तो हार्ट पे असर आ जाता, हार्ट फेल होता था। मैंने उदाहरण भी दिया था एक, बताओ कौन सी पिक्चर का उदाहरण दिया था, किस पिक्चर का, क्या था उस पिक्चर में, वो जो उसकी हीरोइन होती है, हीरोइन का नाम याद है आपको? अरे तेरे याद रखे, तेरे पापा बहुत रेडियो देखते हैं, पिक्चर कम देखते हैं। तो उसको अब वो आपने बचाया अपने आप को बीवी के कोप से, इन्होंने अपने आप को बचा लिया अभी बीवी के खतरे से। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि सारा खेल सोच का है। ये पेशेंट, इन्होंने बोला मेरी किडनी खराब है, मैंने इनको क्या समझाया कि किडनी खराब नहीं होती, किडनी सप्रेस्ड है, किडनी वीक है, किडनी प्रेशर में आ गई। क्यों आ गई, कि आपकी बॉडी में कोई एनर्जी थी, आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स थे, आपकी बॉडी में एक प्रेशर आया था, वो हार्ट पे आता या ब्रेन पे आता, बॉडी ने क्या किया, उसको बाहर निकालने की ट्राई करी और उसको किडनी ने अपने ऊपर ले लिया। तो किडनी ने इनको बचाया कि मारा? तो पहली बात तो हमें किडनी फेल बोलना चाहिए क्या? किडनी फेल बोलते हैं, आप किडनी की इंसल्ट करते हो, आपके अपने उस भाई की इंसल्ट कर रहे हो, अपने उस बच्चे की इंसल्ट कर रहे हो जिसने आपका खतरा अपने ऊपर ले लिया। तो हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। थैंक यू, थैंक यू।
अच्छा, आप लोग ये मानते हो जो वेदों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, वो सच है कि झूठ है? पहले ये बताओ, वेदों में जो लिखा है, ग्रंथों में जो लिखा है, वो क्या लिखा है? सच है कि झूठ है? तो वेदों में क्या लिखा है कि इंसान मतलब मानव भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, मतलब भगवान की सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे बढ़िया डेवलपमेंट है, रचना है। तो वो डेवलपमेंट जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो बीमार तो नहीं हो सकती, लाचार भी नहीं हो सकती, कमजोर भी नहीं हो सकती और खराब भी नहीं हो सकती। तो फिर क्या चक्कर है हमारी अंडरस्टैंडिंग में और जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें? हो क्या रहा है, हमें कोई बचपन से स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं दे रहा, एजुकेशन नहीं दे रहा, जिसका भुगतान हमें सबको करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम आपको समझनी कैसे है कि हम भगवान के सबसे बढ़िया बच्चे हैं। अब मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि भगवान ने बोला कि मैंने इंसान को अपनी छवि के रूप में बनाया। छवि मतलब मेरा ही प्रतिरूप, यानी कि हम भगवान हुए सारे, मैं भी भगवान हो गया, आप सब भी भगवान हो गए। तो भगवान अगर हम हैं तो फिर हम बीमार क्यों हैं, हमें तकलीफ क्यों है, हमें दर्द क्यों है, हमें दुख क्यों आते हैं? तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या है कि भगवान अपने बच्चे को हमेशा और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने का जोर लगाता रहता है। सृष्टि अपने आप को इवॉल्व करती रहती है। जैसे आपके घर में पहले साइकिल आती है, अगली बार आप कोशिश करते हो स्कूटर आ जाए, फिर आप कोशिश करते हो बाइक आ जाए, फिर आप कोशिश करते हो कार आ जाए। बावें टाटा की एक टाइम आया था, टाटा की नैनो आ जाए, फिर भले ही चाहे मारुति 800 आ जाए, फिर थोड़ी और बड़ी कार आ जाए। हम हमेशा अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। हम अपने पहले छोटे घर में रहते हैं, फिर हम बड़ा घर करना चाहते हैं। हम पहले धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। जैसे हम अपने आप को इवॉल्व करते हैं, ऐसे सृष्टि में हर जानवर, हर पेड़ पौधा, हर इंसान भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। हर 3 महीने में, 6 महीने में मौसम बदलता है। भारत में कितने मौसम बदलते हैं? भारत में कितने मौसम बदलते हैं? और पूरी दुनिया में कितने बदलते हैं? पूरी दुनिया में 4 और कुछ देशों में सिर्फ 2। और भारत में कितने? तो पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया देश कौन सा हुआ? पूरे दुनिया में सबसे पुराना देश कौन सा है? हाँ जी, पूरी दुनिया में सबसे पुराना देश कौन सा है? हाँ जी, सबसे ज्यादा ज्ञान कहां हुआ इकट्ठा? ऋषि मुनि कहां पैदा हुए? अच्छा, ग्रंथ किस देश के पास हैं? वेद किसके पास हैं? सारे अवतार कहां हुए आज तक? ओके, तो भारत के अंदर रहकर भारत का ज्ञान अर्जित करना चाहिए हमें कौन सा ज्ञान अर्जित करना चाहिए? भारत का, क्योंकि वो प्राचीन है और वो रिलायबल है, जिसको पूरी दुनिया ने संभाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल? भारत का ज्ञान छोड़कर दूसरे ज्ञान में पढ़ रहे हैं। तो भारत के ज्ञान में क्या क्या चीजें थे, हम एक बार दोबारा से याद कर लेते हैं। बचपन से लेके अब तक आप सुनते आए हो, मुझे कितने वक्त तक खाना कमाना है? हमें 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना है, हमें 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना है। सुनते आए हो ना? लेकिन अभी कितने वक्त की खा रहे हो? 7 वक्त चल रहा है आपका सिस्टम, चेक कर लो। सुबह उठ के ही बैड टी नहीं, बैड टी, फिर नाश्ता, फिर नाश्ते के बाद कोई प्रसाद वगैरह, फिर 11 बजे फिर चाय, फिर रस, कोई बिस्किट, कोई साथ में भुजिया, फिर दोपहर को लंच, फिर शाम को इवनिंग टी, फिर कोई ना कोई समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, फिर रात का खाना, फिर रात को सोते टाइम दूध का गिलास या कोई ना कोई और चीज। तो आप चेक करोगे तो 7-8 बार खाते हो आप लोग, जबकि भोजन कितनी बार खाना चाहिए था? आयुर्वेद कहता है जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी, और जो 7 बार खाए वो महारोगी। तो हो तो सही, तो भगवान तो सही कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अब तुम्हें ठीक होना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 या 2? तो कितनी बार खाना आज के बाद? 1 या? सर फिर धरती पे करेंगे क्या? खाएंगे ही नहीं तो जिएंगे कैसे? और अच्छा, तुम बीमारी के साथ कैसे जियोगे वो बता दो। चलो, अभी आप में से पेशेंट बैठे हैं जिसकी किडनी फेल हुई, उसका 16 लाख रुपए लग गया, वो फिर फेल हो गई। अब 16 लाख रुपए लाए कहां से थे? वो अपना सोना बेच के और मकान बेच के।
पूछ लो, यही बैठे हैं, मिलवा देता हूं आपको। तो फिर फेल हो गई। तो क्या गारंटी है जो इलाज आप करा रहे हो वो स्थायी है? तो एक ही इलाज स्थायी है जो वो व्यक्ति बताएगा जो आपको शीशे में नजर आएगा। यानी कि दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको ठीक कर सकता है, और वो व्यक्ति शीशा देखने में नजर आता है। शीशा देखने में कौन नजर आता है? शीशा देखने में कौन नजर आता है? तो स्वयं ही अपने आप को ठीक करो ना। हम क्या बोलते हैं, अपना डॉक्टर खुद बनो, अपना इलाज खुद करो। ये भैया बैठे, इधर आओ एक बार जरा। अब फाइनली मिलवा देता हूं, लास्ट बार। ये सोचेंगे मुझे 3 बार मिलवा दिया आपने लोगों से। इन्होंने अपने घर पे अपने आप को कैसे ठीक करवाया वो बता दो जरा। अपने सासू माँ को कैसे ठीक किया वो बता दो। थोड़ा माइक पास ले लो आप। 9.5 गुरु जी का वीडियो देख करके हम घर में ही उनका सारा उपचार करते हैं। जो भी नीम करेला वगैरह का जितना भी सारा वीडियो था इनका, उसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत हम अपना भी ऐड किए थे, बट मोस्टली 95% जो है इनका वीडियो हम घर में ही देख के सारा ट्रीटमेंट करते। 1 महीने के अंदर 9.5 से 0.99 पे ला दी ट्रीटमेंट। अब आप बताओ, हमारा मकसद है कि कोई हमारे हॉस्पिटल में आए। हम आपको क्यों नॉलेज देते हैं, क्यों वीडियोस बनाते हैं, क्यों बार बार सेशंस करते हैं? सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोग नॉलेजेबल हो जाओ, आप लोग एक्टिव हो जाओ, आप स्वीकार करो कि मुझे ही कुछ करना है। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि मैं ही गलत था और मुझे ही ठीक होना है, तब तक आपका इलाज नहीं हो सकता। और कुछ कहना चाहोगे आप? अभी आपके घर से जो आए हुए उनको कितना फर्क है? अभी हमारे पिताजी को जो है ना, पापा है, मम्मी पापा दोनों एडमिट हैं। उनको गोल ब्लैडर का कैंसर था। तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास हम खर्चे कर दिए, भागलपुर से लेकर कोलकाता तक में। बुखार उतर नहीं पाया। फिर आचार्य जी का टोटका ही अपनाना पड़ा, और उसी टोटके से उनका फीवर उतरा। तकरीबन 2 महीना हो गया, फीवर नहीं हुआ, अभी स्टेबल है। फिर उनको हम यहाँ ले करके आए हैं ताकि और बेहतर इलाज यहाँ हो सके। इसलिए सबसे यही कहेंगे कि चिड़िया चुग गई दाना फिर पछताने, समय रहते ही जो है ना अपने देश का इलाज कीजिए, देसी इलाज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जस्ट मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी शक्ति आपको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि आप स्वयं भगवान हो। जैसे हनुमान जी के पास शक्तियां थी ना, उनको सिर्फ जामवंत ने याद कराई थी। तो ये हमारी जो इधर टीम बैठी है सारी, ये सारी सिर्फ जामवंत के रोल में है, इंक्लूडिंग मैडम, मैं भी। ये सारे के सारे जामवंत है और कुछ नहीं है। ये जस्ट आपको बताते हैं, समझाते हैं। समझ जिसको आता है वो उसका काम हो जाता है, जिसको नहीं समझ आता उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा एक बार इस टीम के लिए जो इधर बैठी है, एक बार इनके लिए हम जोर से तालियां बजा दें। एक बार खड़े होकर शक्लें दिखाओ अपनी सारे। ये इसमें हमारा नर्सिंग स्टाफ भी है, हमारे थेरेपिस्ट भी हैं, नाइस एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नेचुरोपैथी वाले भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, और हमारे ट्रेनर्स भी हैं। तो ये पूरी टीम जो हॉस्पिटल में सुबह शाम लगी रहती है। और आपको मैं सच्ची बताऊं, ये सारे लोग जब काम करने के आते हैं, ये सब 9 घंटे की ड्यूटी, 9 घंटे की सैलरी पे काम करने आते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ये आप लोगों से इतना प्यार हो जाता है, ये 12-12 घंटे, 15-15 घंटे रात को भी लगे रहते हैं बेचारे, और हमसे कभी कोई डिमांड भी नहीं करते, क्योंकि हम सारे के सारे लोग सिर्फ एक मिशन पे लगे हुए हैं कि दुनिया को स्वस्थ रहना सिखाना है। तो मैं चाहूंगा इस टीम के लिए हम अपनी तरफ से बिल्कुल जितना हो सकता है उतना हम थैंक यू भाव में आए, ताकि ये सब लोग भी और अच्छे दिल से और अच्छे मन से काम करें, और ये सब भी मोटिवेट हो, क्योंकि इनका भी दिल दुखता है जब आप लोग कोई शिकायत करते हो। मैं कहता हूं शिकायत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब अच्छा करते हैं तो थैंक यू भी तो बोलना बनता है ना आपका। आप खाली शिकायतें बताते रहो, थैंक यू बोलो ना, थोड़े दिन में बीवी सब्जी भी खराब बनाना शुरू कर देती है। तो यह आप लोगों को थैंक यू वेरी मच भाई, धन्यवाद। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जब आप तारीफ करते हो तो आपको पहले से बेहतर मिलता है। जैसे अगर आपकी धर्मपत्नी ने खाना बनाया और आपने तारीफ करी, बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा स्वाद बनाया, तो अगली बार धर्मपत्नी क्या करेगी? हाँ जी, और बेहतर बनाएगी। तो हम ये सिर्फ यही बोलते हैं कि जब आप कोई भी आरती उठा लो, कोई भी मंत्र उठा लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की और परमात्मा की तारीफ है, सृष्टि की तारीफ है।
मैं चाहूंगा आप सब एक काम शुरू करो। आप लोग के पास जो जो डायरी है ना, उस डायरी पे ना 2 पेज होते हैं, एक पेज इधर, ऐसे होती है डायरी, एक पेज इधर और एक पेज इधर, ऐसे डायरी होती है ना। अगर आप में से कौन कौन व्यक्ति जल्दी ठीक होना चाहता है, पहले बताओ मुझे, जल्दी कौन कौन ठीक होना चाहता है? मतलब बाकी लोग नहीं होना चाहते। मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूं, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जो जल्दी ठीक होना चाहता है हाथ उठाओ पूरा एक बार। अभी भी कई लोगों ने नहीं उठाया हाथ। जल्दी ठीक नहीं होना बेटा तेरे को, ठीक ही नहीं होना तेरे को तो बिल्कुल, ना तेरी मम्मी को होना, दोनों हाथ ऐसे रख के बैठे हुए हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं कुछ बात कर रहा हूं ना। आप सब लोग जल्दी ठीक होना चाहते हो। तुम्हें क्या बीमार है ना जिंदगी भर, तुम भी उठा लो। अच्छा चलो, बीमार कौन नहीं होना चाहता, वो उठा लो, अब उठा लो। कहने का मतलब जो जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो मैं एक तरीका सिखा रहा हूं। डायरी होती है, डायरी, कोई भी डायरी ले लो, उसके 2 पेज होते हैं। इस पेज पे कर लो नीचे, अब मैं कर बताता हूं ठीक। इस पेज पे शुरू से लेके, बचपन से लेके अब तक लिखो, किसी का भी आपने नुकसान किया है आज तक, किसी का भी दिल दुखाया है, किसी के साथ भी चीटिंग की है, सबके नाम लिखो नीचे, फिर उनसे माफी मांगो दिल से, अंदर से मांगनी है, सबसे माफी मांगनी है। आज तक जिन जन का दिल दुखाया है, किसी का नुकसान किया है, किसी को चूती बात बोली है, किसी के पैसे मारे हैं, किसी से उधार ले लिया वापस नहीं किया है, तो सब नोट करो इस कागज के ऊपर। और फिर नीचे अपना नाम लिखो, साइन लिखो, डेट लिखो, और फिर नीचे लिखो कि मैं जिंदगी में आज के बाद ना तो किसी का दिल दुखाऊंगा, ना किसी को चुभती बात बोलूंगा, ना मैं किसी को डांटूंगा, और ना ही मैं किसी का नुकसान करूंगा। मतलब मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब भी करूंगा सही गाइड करूंगा, वो प्रण लिखो। फिर इस पेज पे लिखो, आपको आज तक भगवान ने जो जो दिया है, जो जो दिया है, उसके प्रति थैंकफुलनेस लिखना है। पहले क्या करना है, माफी मांगनी है, फिर नीचे प्रण करना है, फिर क्या लिखना है कि मुझे थैंक यू किस किस का बोलना है। जैसे मुझे देख रहे हो ना, 2 आंखें हैं, तो लिखो, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे को 2 आंखें दी, देख पा रहा हूं दुनिया को, तेरा धन्यवाद। चलने के लिए 2 पांव दिए हैं, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे खाना खाने के लिए मुंह दिया है, सुनने के लिए कान दिए। सोचो, कईयों के पास आंखें नहीं है, कईयों के पास सुन नहीं सकते, कई लिख नहीं सकते, तो हमें हर चीज का थैंक यू बोलना है। आपके पास मकान है, उसका थैंक यू लिखना है। आपके पास गाड़ी है, उसका थैंक यू लिखना है। अच्छी बीवी दी है, थैंक यू लिखना है। अच्छा पति दिया, थैंक यू लिखना है। अच्छे बच्चे दिए, थैंक यू लिखना है। अच्छा, आपके मन में किसी का आ रहा होगा, मेरे वाला तो अच्छा नहीं है, तो भी लिखना है, क्योंकि ऑफर तो है नहीं कोई कि बिग बाजार की आएगी, स्कीम चेंज हो जाएगा, तो जो है उसी का लिख दो, फिर थैंक यू, है ना। कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा नहीं है, फिर भी लिखो भैया थैंक यू, क्योंकि कईयों के पास शादी नहीं हुई, कईयों की तो सोचो उसके मुकाबले तुम्हारी हो तो गई। तो थैंक यू लिखना है हर चीज का, जो है आंखों का, खाने का, पीने, कान का, भोजन का, सबका थैंक यू बोलो। फिर सृष्टि का, हमें छत है हमारे पास, रोज फ्रेश एयर मिलती है, पौधों का, पत्तों का, हर चीज का थैंक यू बोलो। फिर नीचे लिखो सबसे लास्ट में कि आपको चाहिए क्या। फिर नीचे लिखो अब क्या चाहते हो, अपनी बीमारी से मुक्ति वो लिखो, अगर कोई चीज चाहते हो वो लिखो। मैं गारंटी देता हूं, जब आज रोज सुबह प्रैक्टिस करोगे, तो रोज सुबह प्रैक्टिस करोगे माफी मांगने की, प्रण करने की, थैंक यू बोलने की, और जो आपको चाहिए उसकी, तो सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी मिल जाएगा। इतनी जल्दी मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। बस जब कुछ पाना होता है ना लाइफ में हमें, तो हमें ना भगवान के लिए उपयोगी बच्चा बनना पड़ता है। देखो, इस सृष्टि में आपका काम क्या है, भगवान आपको जिंदा भी क्यों रखे, चलो ऐसे बात कर लेते हैं। आपका धरती पे होने का फायदा बताओ ना भगवान को, तभी तो धरती पे छोड़ेगा आपको, वरना कहेगा बेकार है, चलो बेकार बंदे को तो कोई बात भी नहीं करता। तो अपना मतलब करो पहले कि मैं यहां पे हूं क्यों, मेरे रहने से धरती पर क्या फायदा होने वाला है, किसी का क्या भला होने वाला है, वो सोच पैदा करो। भगवान आपको जल्दी ठीक करेगा, जल्दी हील करेगा। मैं आपको 2 मिनट के अंदर मेरी स्टोरी बता देता हूं, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। मेरी खुद की स्टोरी बताऊंगा ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भगवान जरूर कोई ना कोई मकसद होता है तो इंसान को जिंदा रखता है, कोई ना कोई मकसद होता है तो भगवान किसी को जिंदा रखता है। मैं अपने पूरे परिवार में बहुत ज्यादा बीमार रहता था, कमजोर था, मेरा वजन 32 किलो था,
जब मैं 16 साल का था मेरा वजन 32 किलो था। हर 3-4 महीने में मुझे जुकाम, बुखार, कभी जॉन्डिस, कभी निमोनिया, कभी खांसी हुई रहती थी। और मतलब घर का सबसे, इवन कि मैंने कई बार वो लिक्विड आते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले, बड़े डॉक्टरों से पिए। कई बार मैंने डॉक्टरों के पास गया, कई चीजें खाई। इवन कि फिर मम्मी ने मेरी पतरी बनवाई, उसमें मेरे शनि ग्रह दोष आया, तो मेरे को तराजू पे एक साइड पे बिठा के ना, एक साइड पे उन्होंने तराजू पे तोला और शनि को दान भी दिया। वो एक साइड तोलते हैं ना, तुला दान करते हैं, तेल, तिल, गेहूं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूं कि मैंने वो उपाय भी किया। आखिर मेरा वजन जब मैं 21 साल का था तो 39 किलो था, 39 kg, और बिल्कुल कमजोर, मतलब पतला सा बिल्कुल। फिर मेरे अपने मौसा जी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनके संपर्क में आया फर्स्ट टाइम। सारे डॉक्टर फेल कर लिए। इवन कि मैं जिम भी गया था ना पहली बार, तो मैं फिर 2 दिन के लिए मैं बीमार हो गया था। और जिम में वजन उठाते ना, तो उसके बाद मेरे को उल्टा और तकलीफ आ गई। तो मतलब मैंने सारी ट्राइयां मारी वजन बढ़ाने की, सब कुछ करने की, लेकिन नहीं हुआ। अल्टीमेटली मेरे को बेनिफिट मिला जाके आयुर्वेद से। तो 21 साल का था मैं, 3 महीने मैं मेरे मौसा जी के पास रहा। उन्होंने बोला मेरे पास ही रहना पड़ेगा, जो खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा, वही करना पड़ेगा। उन्होंने मेरी डाइट में कोई हल्दी, कोई गिलोय, कई चीजें डाली और कई मेरा खाना पीना बदला। मेरे को पिनिया बना के मेरी स्पेशल, जो आप लोग खाते हो पिन्नी भी नहीं होती, पिनिया तक खिलाई मुझे। 3 महीने में मेरा 12 किलो वजन बढ़ गया वहां पे। 39 से कितना हो गया मेरा? 51 हो गया था वहां पे, 52 तक लास्ट चला गया था मेरा। तब मेरे को पहली बार आयुर्वेद की शक्ति पता चली कि आयुर्वेद क्या है। और वहीं पे रहते रहते मेरा मन पक्का हो गया कि मुझे अब जो भी करना है ना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे मन की फीलिंग थी मैं धरती पे कर क्या रहा हूं, जी क्यों रहा हूं। इवन कि मैं एक बार ट्रेन की पटरियों पर लेट गया था जाके, तो एक बाबा आया मुझे उठाता, कहता इस पटरी पे नहीं आएगी, उस पटरी पे आएगी। वो कहता इस पटरी पे मत लेट, उस पे लेट। मेरे को वो दिन भी याद है। तो मैं ट्रेन की पटरी पे भी लेट गया था जाके कि मैं करूं क्या धरती पे, मेरा कोई काम ही नहीं है, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरा कोई फ्रेंड है। बीमार हो जाता हूं हर 3-4 महीने बाद, तो फिर इंसान को जीने का मकसद होता नहीं। और फिर एक टाइम आया था सारी प्रपोज करने लगी थी, बाद में खैर मैंने शादी करा ली फिर। ठीक है ना, मेरी वाइफ को ये रिकॉर्डिंग मत दिखाना भाई। कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा खेल यहां का है कि आप ग्रैस्प कब करते हो चीजों को, आप स्वीकार कब करते हो। तो मैंने स्वीकार किया कि मैं अगर वापस ठीक हुआ हूं और आयुर्वेद की वजह से हुआ हूं, नेचुरोपैथी की वजह से हुआ हूं, तो मेरे को वही अपना कैरियर, वही अपना फील्ड और वही अपना मकसद बनाना चाहिए। तो मैंने वही अपना एक लाइफ का मकसद लिखा कि जब तक जीऊंगा कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे दुनिया का भला हो, लोग ठीक रहें, लोग स्वस्थ रहें, लोग बीमार ना पड़े, लोगों का ऑपरेशन ना हो, लोगों की सर्जरी ना हो और लोगों को हर बीमारी में फायदा मिले। तो करते 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 आज 25 साल हो गए। पहले मैं छोटे छोटे लेवल पे करता था, अलग अलग शहरों में हेल्थ सेंटर थे। फिर लगा इससे तो सिर्फ 100-200 लोग ठीक हो पाएंगे, फिर मैंने उसकी कई ब्रांचेस खोली। फिर लगा इससे भी और लोग ठीक नहीं हो पाएंगे, मैंने फिर टीवी पे आना शुरू कर दिया। फिर लगा इससे भी वो लोग वो ऐसा नहीं समझ रहे जैसा हम समझाना चाह रहे हैं, फिर हमने क्लिनिक्स खोली। फिर लगा इससे भी पूरी दुनिया का भला नहीं हो पाएगा, फिर मैंने चक्के सारी चीजों को लिख के लेक्चर्स करने शुरू कर दिए, वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि जितना हमें आता है, जो हमने सीखा है, वो रोज वीडियो बनाओ। रोज मैं नियम से एक वीडियो बनाता हूं, ताकि दुनिया को जितनी वीडियो बनाए, मैं भी बनाता हूं, डॉक्टर्स भी बनाते हैं, हमारी टीम के बाकी लोग भी यही करते हैं। डॉक्टर अवधेश पांडे भी यही करते हैं, डॉक्टर विष्णुराय चौधरी भी यही करते हैं, डॉक्टर अमर आजाद भी यही करते हैं, डॉक्टर खादर अली भी यही करते हैं। हम सिर्फ सेशंस करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, आप लोगों को सारी बातें बताते हैं ताकि किसी एक का भी भला कर पाए। और सच बता रहा हूं, आप लोगों की दुआएं हैं, जो जितने भी कष्ट हमें आ रहे हैं ना, सारे दूर हो जाते हैं सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से। क्योंकि जब ठीक हो जाते हो ना, आप लोग जो ब्लेसिंग्स देते हो ना, वही हमारी खुराक है, वही हमारी रोजी रोटी है, उसी से ही गाड़ी चल रही है। और हम लोग रोज कोशिश करते हैं अपने आप को इंप्रूव करने की, अपने आप को बेटर करने की, ट्रेनिंग्स देने की। फिर भी कोई गलती हो जाती है हमसे, फिर भी हमारे हॉस्पिटल में कोई कमी रह जाती है, तो हम तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमारे हॉस्पिटल की कमियों पे ध्यान मत दो, सिर्फ यहां की अच्छाइयों पे ध्यान दे दो।
क्योंकि कमियां तो हर एक इंसान में है। अगर इंसान है तो कमी भी होगी, तो कमियों पे ध्यान ना देके आप सिर्फ हमारी पॉजिटिविटी पकड़ा करो। अगर हमारी कमियां हैं तो हमें बता दो कान में आके, और हमारी अच्छाइयां हैं तो दुनिया को बताओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि इंसान ही अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, इंसान ही अपने आप को ठीक कर सकता है, और इंसान के पास सारी शक्तियां हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है किडनी ठीक नहीं हो सकती? आज तक तो यही बोला गया ना, किडनी ठीक नहीं हो सकती। ये मेरे हाथ में रिसर्च पेपर है, ये स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर है, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो रीमॉडल देमसेल्फ। ये मेरा तो नहीं छपा हुआ ना भाई, गूगल पे चेक कर लो, स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर ढूंढ लो कि किडनी अपने आप को रीग्रो कर सकती है, किडनी अपने आप को ठीक कर सकती है। ठीक है, एक नहीं, जितने चाहो ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। जैसे ये एक रिसर्च पेपर है, इजराइल और यूएस के रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। ये मैं तो नहीं इजराइल रहता हूं, ना मैं यूएस रहता हूं, तो वो रिसर्च प्रूव कर रहे हैं कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी में शक्ति है। तो जैसे किडनी में शक्ति है, ऐसी लीवर में शक्ति है, ऐसी थायराइड ग्लैंड में शक्ति है, ऐसी पेनक्रियाज में शक्ति है, ऐसी आपकी बॉडी के हर अंग में शक्ति है। तो बीमारी चाहे कोई भी हो, बॉडी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, बॉडी आर कैपेबल ऑफ हीलिंग देमसेल्फ। अपने आप को बॉडी हील कर सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे छिपकली को देखा होगा आप लोगों ने कई बार। छिपकली कई बार घबरा जाती है, डर जाती है, तो वो क्या करती है? तो क्या करती है? गिरा देती है, पूंछ गिरा देती है ताकि वो स्पीड से भाग सके। फिर थोड़े दिन के अंदर वो पूंछ दोबारा उग जाती है। तो फिर छिपकली तो कोई इंसान भी नहीं है भाई, वो कैसे कर लेती है? ऐसे ही तुम भी कर लेते हो। तो पहली बात तो, अगर आप में से किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, जिसको आप प्रॉब्लम कहते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी किडनी को थैंक यू बोलो कि आपको किसी दिन हार्ट अटैक पड़ना था, हार्ट फेल होना था, ब्रेन स्ट्रोक पड़ना था, आप लकवे के पेशेंट बन जाते। उससे अच्छा आपकी बॉडी ने इंटेलिजेंस ही दिखाई और प्रेशर किडनी ने झेल लिया अपने ऊपर। तो पहली बात तो किडनी को गाली देना बंद करो। किडनी फेल नहीं है, किडनी सप्रेस है, किडनी प्रेशराइज है। हम सब मदद करते हैं, मिलके हेल्प करते हैं, वो किडनी वापस खड़ी हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी है। ऐसे ही पेनक्रियास की किसी को प्रॉब्लम है, डायबिटीज की, तो पेनक्रियास ग्रंथि पर कार्बन जमा हुआ है, या उसमें कोई स्टोन है, या उसमें कोई कैल्सिफिकेशन हो गया, या उसमें कोई कचरा जम गया, निकल जाएगा ना, शुगर भी ठीक हो जाएगी। करना क्या है? हमें अपनी खुराक बदलनी है, अपनी खुराक बदलनी है। खुराक कहां की बदलनी है? यहां की भी और यहां की भी, और बॉडी की भी। अभी अगर हम नंगे पांव पे खड़े हैं, तो ये मेरी बॉडी की खुराक है। धरती से क्या मिल रही है मुझे? एनर्जी। जैसे आप सांस ले रहे हो, तो ये क्या आपकी खुराक है? नाक से क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खाली नहीं है, वो ऑक्सीजन एनर्जी है। भगवान ने बोला हम कितने तत्वों से बने हैं? कितने तत्वों से बने हैं? 5 तत्व। कौन से? धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सिखा रहे हो आजकल के नहीं? आज सिखाया? आज सुबह आपको प्रैक्टिस कराई थी? क्या सिखाया था? कैसे प्रैक्टिस करनी है रोज? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 बार इस हाथ पे दबाओ और 5 बार इस हाथ पे। और कैसे दबाना है? इसको पकड़ के क्या बोलना है? इसको पकड़ के क्या बोलना है? नहीं, क्या बोलना है? मंत्र क्या बोलना है? मंत्र बताओ इसका। आप मत बताओ ना, इनको बताने दो। आपकी चेकिंग कर रहा हूं मैं, आपका टेस्ट ले रहा हूं। आपने क्या सिखाया सुबह? पकड़ो इसको एक बार फटाफट, जल्दी इसको जल्दी पकड़ो और मेरे साथ बोलो लम। फिर अगली उंगली पकड़ो। अब क्या बोलोगे? वम। जब आप ये वम बोल रहे हो, या जब इसको दबा के ओम बोलोगे, तो ये वाइब्रेशन हो रही है ना बॉडी में। ये जो वाइब्रेशन हो रही है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी में खून का दौरा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ रहा है, वहां पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, वहां पे न्यूट्रिशन का बैलेंस बढ़ रहा है, वहां बॉडी के जिस अंग में सप्लाई कम है वहां सप्लाई बढ़ रही है।
पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र, अगर किसी मंत्र को माना गया है एनर्जी वाइज, तो कौन से मंत्र को माना गया बताओ? मंत्र पूछ रहा हूं, मंत्र, गायत्री मंत्र। तो क्यों नहीं पढ़ते सुबह शाम 11-11 बार, 21-21 बार? पूरा गायत्री मंत्र किसको आता है आप में से? पूरा गायत्री मंत्र किसको आता है? एक बार मेरे साथ पढ़ दो जरा, सारे पढ़ ले जरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये नियम, आप मंत्र क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अगर जल्दी ठीक होना है तो 5 बार 11 बार सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, नंगे पांव घास पर बैठ के पढ़ो, सूरज की तरफ मुंह करके पढ़ो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा, महामृत्युंजय किसको किसको आता है? क्या है महामृत्युंजय मंत्र बताओ? हाँ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युमुक्षी यमामृतात्। तो ये मंत्र हीलिंग पावर वाले मंत्र हैं। ये आपकी बॉडी के एक एक सेल तक एनर्जी लेते हैं। अगर कोई सिख है तो आप अपना वाहेगुरु पढ़ लो, जपजी साहब पढ़ लो, कोई मुस्लिम भाई है अपनी नमाज पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जिसको जोन सा धर्म, कोई जैन भाई है तो आप अपना नमोकार मंत्र पढ़ लो। तो जो आपका धर्म है वो पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? उससे हीलिंग जल्दी होती है, आप जल्दी ठीक होते हो, आपकी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ती हैं, एनर्जी बढ़ती है। इतनी बार बोलने के बावजूद भी कई लोग मैंने देखा है घास पे जूते चप्पल में घूमते रहते हैं। ये धरती एनर्जी लेने के लिए है। दुनिया में कोई जानवर क्या करता है जब बीमार पड़ता है? तो जब बीमार पड़ता है तो क्या करता है? 3 दिन खाना छोड़ देता है। इधर जल्दी आ, इधर भाग के आ। जा मैं माइक लेके वहां जाऊंगा, फिर फायदा है कुछ? क्या तू चुप रहना अभी। जब जानवर बीमार पड़ता है तो क्या करता है? जब कोई जानवर बीमार पड़ता है तो क्या करता है? बता क्या करता है? 3 दिन खाना पीना छोड़ देता है। अच्छा, जानवर तूने पाला कभी आज तक? नहीं। तेरे को कैसे पता? फिर आप उस दिन बता रहे थे, तुम्हें याद होगा। हाँ। तो इनको क्यों नहीं याद हुआ? उस दिन मैं बता रहा था तो। क्या पता। अच्छा, किसी ने जानवर पाला आज तक? किसी ने कुत्ता पाला हो, बिल्ली पाली हो, कबूतर पाला हो, तोता पाला हो, चिड़िया पाली हो? क्या करता है वो जानवर? अरे भैया, पीछे से किसी ने हाथ उठाया, इधर आना भैया एक बार। तू तो यही रुक जा, तेरे को तो मैं इनाम दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा? तेरे से बात भी तो करनी है। तेरे को कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में आए हुए? आप आओ इधर भैया। 4था दिन है। क्या प्रॉब्लम के लिए आए हो? शुगर। कहाँ है शुगर? उधर देख के बता। पैनक्रियाज में, खून में। अच्छा, फिर क्या शुगर के लिए क्या करते हो आप? यहाँ पे थेरेपी देते हैं। अरे तू क्या करता था शुगर के लिए पहले से? आप क्या करते थे? आपके घर पे क्या इलाज चल रहा था? घर पे इंसुलिन लगता था। और जिस डॉक्टर से मिलने गए तो उसने क्या बोला था आपको? इंसुलिन लगना। कब तक लगेगा? कब तक लगाना पड़ेगा? जिंदगी भर। एक बच्चे की ब्रेन वॉशिंग कैसे की जा रही है, आप नोटिस कर रहे हो? एक बच्चे के सामने क्यों ये लाइन बोलता है डॉक्टर कि जिंदगी भर लगाना पड़ेगा? उसके पापा को अलग से बुला के बोल दे भाई, उसकी मम्मी को अलग कमरे में ले आके बोल दे। एक बच्चे के दिमाग में कचरा क्यों डाल रहे हो? अच्छा, यहाँ पे हमने आपके दिमाग में क्या डाला? हमने आपके दिमाग लगेगा। और अभी 4 दिन में आपको क्या इंप्रूवमेंट फील हो रही है? आपको क्या फील हो रहा है 4 दिन में? यहाँ पे 4 दिन पे आने पे क्या महसूस हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं। ओके, तेरे पापा से पूछ लेते हैं। अभी कितने यूनिट इंसुलिन चल रही है इसकी? 4 यूनिट। नहीं, पहले जिस दिन आया था कितनी चल रही थी? 16। अभी कितनी हो गई? 4। तो फिर बोल देना, उधर बोल माइक में सबके सामने। 4 यूनिट चलता है अभी। तेरे कान खींचने पड़ेंगे। अभी कितने यूनिट घट गई तेरी 4 दिन में? अभी तेरे कैलकुलेट, इसका मैथ वीक है क्या? या इसकी मम्मी ने बोल रखा है किसी पराये मर्द के साथ बात नहीं करनी है? ऐसा ही बोल रखा है कुछ? नहीं। फिर तू बता कितने यूनिट कम होगी तेरी? 12। हाँ, उधर बता, टोटल लगाना आ गया? हाँ, 12। तो 16 से कितनी हो गई? 4। कितनी कम हो गई? 12। यहाँ पे आगे कम हो गई? तो हाँ। जब वो कभी दोबारा डॉक्टर साहब मिलेंगे जिन्होंने बोला जिंदगी भर चलेगी, तो क्या कहेगा उनको? नहीं, खत्म हो गई। चल भाग जा। इसके लिए एक बार जोर से तालियां बजा देते हैं। आपने कभी कोई जानवर पाला है? क्या पाला है? सर, कुत्ता भी है, कबूतर भी है, भैंसे भी है। अच्छा, जब आपका कुत्ता बीमार पड़ता है तो क्या करता है? खाना छोड़ देता है सर। आपका कुत्ता कौन से स्कूल जाता है? आप लोग किसी स्कूल लेके जाते होगे? नो सर। किसी कॉलेज में लेके जाते हो? नो सर। किसी डॉक्टर से ट्यूशन लगवाई होगी? नहीं। कोई उसको पढ़ाई लिखाई कराई होगी? नहीं। उसको पता है उसकी मम्मी सिखाने आती है उसको? मम्मी का भी नहीं पता सर उससे तो। पापा का पता है उसको शायद?
पापा का भी नहीं पता। उसको कैसे पता फिर बीमार होने पे खाना छोड़ना है? जमीन से जुड़ा होता है ना सर वो, नंगे पाँव। हम बूट पाते हैं ना, वो बूट नहीं पाता। अब उतरवा दिया आपके जी। अच्छा, जानवर को कैसे पता चलता है खाना छोड़ना, 3 दिन के लिए बीमार हो गया मैं? तो हमारा कहाँ है सब कुछ? तो जानवर को देख के भी नहीं सीखे थे कि बूट उतार देने हैं? आपको देख के सीख लिया। थैंक यू। मतलब मैं जानवर से बदतर हो गया। जब सुनामी आई थी ना, आप कभी भी गूगल पे चेक करो, जब सुनामी आई थी तो सुनामी आने से पहले, सुनामी आने पर कोई भी जानवर नहीं मरा था। चेक कर लो गूगल पे, रिसर्चेज हो चुकी हैं। वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले भाग गए थे सारे जानवर, अपने खूंटे तोड़ के, अपने पट्टे छुड़ाकर। कुत्ते भी, बिल्लियां भी, गायें भी, हाथी भी, बंदर, सब भाग गए। क्यों? उनको कैसे पता चला सुनामी आने वाली है? क्योंकि सबके यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या है, हमारे छठी इंद्री, जिसको बोलते हैं 6th सेंस, हमारा इंट्यूशन पावर, जिसको भगवान शिव की तीसरी आंख भी बोलते हैं। गुरु नानक देव जी की फोटो पे भी आंख बनी हुई है। महावीर स्वामी, सिद्धार्थ, जो उनके भी यहाँ पे, जैन मुनियों के भी यहाँ पे आंख बनी होती है। जो ब्रह्मा कुमारी को मानते हैं ना, उनके भी यहाँ पे आंख बनी होती है। कभी देखा होगा आपने। बेसिकली वो क्या याद करा रहे हैं वो आंख दिखा के, कि तुम्हारी सारी शक्ति यहां मौजूद है। इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये आप सबका, हमारा सबका कैल्सिफाइड है, यानी कि काम नहीं कर रहा, कम काम कर रहा है। जैसे ही आप धरती से जुड़ोगे और व्रत रखोगे, व्रत समझते हो, फास्टिंग, ये आपका जागृत हो जाएगा। इसीलिए हम हर मौसम में बदलने पर व्रत रखने की सलाह देते हैं, ताकि आपका ये जागृत हो जाए। और ये जागृत होने पर आपको आभासीय शक्ति बढ़ जाती है, इंट्यूशन पावर, कि जिससे आप स्वस्थ रहोगे। अच्छा, कि जैसे अगर आपको किसी को उधार देना हो और आपके मन में भावना आ रही है कि वो पैसे वापस नहीं लौटाएगा, तो क्या करना चाहिए? उधार देना चाहिए क्या? तो आपको आभासीय शक्ति कहां से आती है वो? तो ये हमारे सबके अंदर यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, इसको जागृत करो। ये जागृत कैसे होता है? आयुर्वेद में एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं शिरोधारा। लेटना होता है और माथे पर ऐसे तेल गिराया जाता है। पुराने टाइम पे राजा महाराजा, जितने भी शक्तिशाली लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो अच्छा पैसे वाले लोग थे, या जो टीचर लोग थे, वैद्य लोग थे, या जो प्रीचर्स थे, जो दुनिया को ज्ञान देते, ऋषि मुनि, वो सब शिरोधारा करते थे। कई लोग लेटते थे, यहां पर एक स्टोन रख के लेट जाते थे, घास पे लेट जाते थे, मिट्टी पे लेट जाते थे, यहां पे एक छोटा सा पत्थर रख के, और उस पर कंसंट्रेट करते थे, ताकि मेरा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए। तो ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने से फायदे क्या होते हैं? आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जब भी पहली बार कभी चश्मा लगे तो समझ जाओ आंखें भी कमजोर हैं और मेरा ये भी कमजोर हो गया। और चश्मे को स्वीकार मत करो, फाइट करो, कुछ हरकतें करो, कुछ ऐसी चीजें करो, चश्मा उतर जाए। काली मिर्च का नाम सुना ना? काली मिर्च। ऐसे एक आती है भूरी मिर्च। 5 भूरी मिर्चें रात को भिगो के रख दो और 5 बादाम भिगो के रख दो। सुबह उठ के खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, उसको चबा चबा के खा लो। लगभग 20-25 दिन खा लो, आपकी आंखों की रोशनी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। करके देखो। आयुर्वेद में टेक्निक है अक्षय तर्पण। ये पंचकर्मा थेरेपिस्ट बैठे हैं ना, ये आपको सब बता देंगे, जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स बता देंगे। आपको एक वीडियो भी कल दिखा देना, यहाँ पे मोदी जी वाली, कल सेशन में दिखा देना। तो अंधे तक की आंखों की रोशनी वापस आती है उससे, और आप लोग आंखों के ऑपरेशन कराए रखते हो। अंधे से ज्यादा बड़ा बीमार तो नहीं हो सकता अंधा। अंधे की रोशनी वापस आ जाए, कोई छोटी बात है क्या? लेकिन वो अंधा जन्मजात नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश उसकी आंखों की रोशनी या तो कम हुई हो या गई हो, तो अक्षय तर्पण से, आयुर्वेद से आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। रोज सुबह खाली पेट 5 कड़ी पत्ते चबा लो। 1 कड़ी पत्ता 1 मिनट में चबा लो। आप हैरान हो जाओगे, आपका कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड लेवल, B12 का लेवल लगभग 1.5-2 महीने में नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। हीमोग्लोबिन भी बेटर हो जाएगा। लेकिन रोज नहीं खाने, 15-20 दिन खाओ या हफ्ता खाओ, फिर 5-7 दिन छोड़ दो, फिर हफ्ता खाओ, 5-7 दिन छोड़ दो। ये बादाम और भूरी मिर्चें भी लगातार नहीं खानी। 15-20-25 दिन खाओ, फिर 1-1.5 महीना छोड़ दो, फिर शुरू कर दो, फिर छोड़ दो। कभी भी कुछ लगातार नहीं करना।
जैसे कई लोग सुबह लहसुन की 2 गलियां लगातार खाते हैं, लगातार नहीं खानी, 5-7-10 दिन खाओ, 2-4 दिन छोड़ दो, 5-7-10 दिन खाओ, 2-4 दिन छोड़ दो। कुछ भी लगातार नहीं खाना होता। और आप लोग गेहूं भी लगातार खाते हो, चावल भी लगातार, दूध भी लगातार, सब कुछ लगातार कोई भी चीज खाओगे वो बीमारी बनेगी। बॉडी को उस चीज की टॉक्सिसिटी भी निकालनी है। हर चीज के अंदर कुछ अच्छा पार्ट है और कुछ टॉक्सिन पार्ट है, तो बॉडी को उसकी टॉक्सिसिटी को भी तो खत्म करना है ना। इसीलिए कुछ भी लगातार मत करो। तो कुछ दिन करो, छोड़ दो, फिर कुछ दिन करो, छोड़ दो, कुछ और शुरू कर दो, तो लगातार कुछ नहीं। और गेहूं भी लगातार पूरा साल मत खाया करो, मौसम के अनुसार गेहूं अपने अनाज बदला करो। अरे भैया 40,000 इधर आओ, बताओ पहले आओ, 40,000 पहले आओ, बताओ लोगों को, हमने आपके 40,000 लुटे हैं, पहले इधर आओ। आप पहले 40,000 बताओ कैसे कैसे दिए हैं हम आपको। आप पहले 40,000 बताओ अपने। पकड़ो पहले माइक, पकड़ो पहले माइक, पकड़ो। हाँ पकड़ लिया, पकड़ो। हाँ बोलिए, आपका बताओ 40,000 लिए ना, बताओ कैसे लिए हैं। आपके यहाँ पे बंदूक रख के लिए आप बात तो सुनोगे। अरे माइक पे बोलो ना, आप बात तो सुनोगे। अरे मैं कह रहा हूँ बंदूक रख के लिए। नहीं आप तो नहीं लिए, आप लोग तो नहीं लिए ना। तो 40,000 आप लोग नहीं लिए, क्यों जता रहे हो? आप लोग नहीं लिए ना। अरे नहीं, मैं बोला सर के साथ भेंट करने के लिए मैं रुक गया। अरे माइक पे बोलो, सारे सुने, हमने लूट लिया आपको। मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, बहुत डॉक्टर दिखाया, मेरा हार्निया का प्रॉब्लम है। मैं हैदराबाद भी गया, सब जगह ट्रीटमेंट किया, सब बोला दवाई से कम हो जाएगी। लास्ट में हमको बोला जो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं सर जी का बहुत दिन से फैन हूँ, मैं टीवी में हमेशा देखता रहता हूँ जीनासी को प्रोग्राम। जीनासी को देखते देखते मैं सोचा शायद मेरा रास्ता यहीं से निकल जाए। फिर मैं सर जी के साथ भेंट करने के लिए सिलीगुड़ी से आया हूँ। मैं आया था यहाँ पर भेंट करने के लिए सर के साथ, तो यहाँ बोला सर जी मैंने बिजी सैटरडे को कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं, आप रुक जाओ, सैटरडे को सर के साथ भेंट करना है तो सैटरडे को सर के साथ भेंट हो सकते हैं, उसलिए मैं आया है। तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ आप इस बंदे से लड़ क्यों रहे थे? मुझे लड़ नहीं रहे थे, आप इनको सुना क्यों रहे थे? मैंने 40,000 दिए हैं, मैं दूर से खर्चा करके। भाई मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, बीच में कैसे घुसा दे आपको? आप भी खुद सोचो, कुछ सोचा, हमारे लिए भी सोचा करो। मैं सुबह 4:30 बजे का लगा, आपका फैन हूँ बहुत। अरे मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे फैन हो, मैं भी आपका फैन हूँ भैया। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप अपने 40,000 का मेरे ऊपर एहसान जता रहे हो। मैंने पहले बताओ बंदूक रख के लिया आपसे? नहीं, मैंने तो आपको नाम ही नहीं लिया। अरे तो भाई वो बंदा अगर आपको रोक रहा है तो वो क्यों रोक रहा है? मैं बात कर रहा हूँ इन सबसे, आप पहले अपनी बात कर लो ना। अब कर लो, अब बताओ क्या करना है, बताओ। मेरा हार्निया का प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं हैदराबाद गया था, ठीक है, वहाँ पर डॉक्टर दिखाया। अरे मैं पूछ रहा हूँ हार्निया क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरे को 2 मिनट टाइम दोगे तभी मिलूंगा। हाँ। अगर वो आदमी, एक बात बताओ, ये आदमी सारा दिन काम करता है, अगर ये आपको रोक रहा है तो कुछ गलत कर रहा है? नहीं, गलत तो नहीं कर रहा है। तो फिर इसको मैं सोचा लड़ क्यों रहे थे? मैं सोचा प्रोग्राम अगर खत्म हो जाए फिर खत्म होने तो दो भाई। अच्छा, तो आप भी क्यों मत बताया करो किसी को आज के बाद। सबको लड़ने भिड़ने के ऊपर चढ़ने दो सबको। भाई एक बार इनसे बात तो कर लूं, फिर आपका हर्निया भी घुसेड़ देंगे बीच में वापस, टेंशन ना लो। अच्छा हर्निया हुआ क्यों, चलो आप बताओ। हर्निया तो कैसे हुआ, होता क्यों है बताओ। चलो हर्निया होता है मैंने हम लोग अगर परहेज कोई चीज नहीं मानेंगे तो मिर्चा वगैरह खाना वगैरह, मांस मछली, 2 दिन फोन देना, 2 दिन फोन दो फटाफट, ये सब चीज अगर 2 दिन फोन दो। हर्निया क्यों होता है इनको बता दूं मैं। 1-2 फोन और दे दो, 1-2 फोन और दे दो, कोई 1-2 आइटम और दे दो। अब हर्निया क्यों होता है सुन लो, इधर आओ, इनको भी पता लग जाएगा हर्निया क्यों होता है। इस जेब में क्या है अभी? मोबाइल है, इसमें एक और ठूस लो, खुल जाएगी। एक और ठूस लो, एक और ठूस लो, खुल जाएगी। मैं भी घुस जाता हूँ बीच में। अब सुनो हर्निया क्यों होता है, सुनो पहले। तो अरे 40,000 दिया, अच्छे से समझाऊंगा, रुको पहले 1 मिनट, इसको भी घुसाओ बीच में। अब समझ आया हर्निया क्यों होता है? शादी में जाओ, 500 रुपए दो, 2,000 का माल खाओ, रात को सूरज डूबने के बाद परोठे खाओ, भटूरे छोले खाओ, मुर्गे खाओ, बकरे खाओ, 4 पैग पियो, इसलिए हर्निया होता है। अच्छा। अब 40,000 वसूल हुए। नहीं, आप तो मजाक बना रहे हैं। अरे मैं मजाक इनका नहीं बना रहा, मैं सबका अपना भी बना रहा हूं। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं हर्निया क्यों होता है, पहले कारण समझेंगे फिर आपको उपाय बताएंगे। लेकिन हर्निया, अब ये फोन किस किस के वापस कर दो उनको और वहां बैठो जाके। आप लोग ना सब पता क्या चाहते हो, बस मेरे से मिल लो, मेरे से मिल लो। अरे ये मेरे से मिल लो, मेरे से मिल लो के चक्कर में तो हम सेशन रिकॉर्ड करते हैं ना, क्योंकि होता क्या है, अगर एक से मिलूंगा तो एक को बता पाऊंगा,
अगर सबसे मिल लूंगा, आपको पता है रोज के 8000 फोन आते हैं। कितने? आ जाओ यहां बैठ जाओ सामने। रोज के, भैया फोन मत लेना किसी का, फोन दे दो वापस चुपचाप, ठीक है। और आप किसी को मत लड़ा करो आज के बाद। आपको भी लगा था मेरे को गुस्सा आ गया ना, थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ी मुझे, क्योंकि कई बार आप सुनते नहीं हो। मैं कई बार किसी पेशेंट को बोलता हूं ना, अभी रुक जाओ, मैं दोपहर को मिल लूंगा, शाम को मिल लूंगा। नहीं, पहले मेरे से मिलो। और मैं बीवी से नहीं मिल पाता भाई, तुमसे पहले मिल लूं मैं। और मेरी बीवी मुझे बोलती है हफ्ते में एक दिन हो गए, शक्ल तो दिखा दो। तो आप लोग समझो हमारी मजबूरी भी। हम चाहते हैं आप ज्ञान ले लो, खुद अपने आप को ठीक करो ना, और ये ज्ञान दुनिया में फैलाओ कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है ठीक कर सकता है तो हम अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं। कोई हमें ठीक नहीं कर सकता। ये भैया ने किया ना, जिन्होंने अपनी सासू मां को, इन्होंने भी अपने स्वार्थ में किया। इधर आना एक बार, दोबारा आओ इधर। इन्होंने मुझे स्टोरी बताई अपनी, मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना आप जरा। अरे इधर आओ एक मिनट यार, मजा आता है। और आप टेंशन मत लो, मैं ऐसा हूं नहीं, जानबूझ के ऐसा किया मैंने कि आगे से कोई ऐसे जबरदस्ती ना करे, ठीक है। इनकी सासू मां को तकलीफ हुई, मैंने बताया था अभी, उनकी किडनी फेल हुई, डॉक्टर ने बोला ट्रांसप्लांट होगा, डायलिसिस होगा। इनको लगा मेरी बीवी भी गई, क्योंकि अगर मां को तकलीफ होगी बीवी की तो ना तो वो घर पे रहेगी, वो जाएगी उधर सेवा करने, मेरा घर में मेरा काम कौन करेगा। इन्होंने कहा सासू मां को ही ठीक कर देते हैं। सच बात है? जी जी जी, बता दो, यही किया था? जी बिल्कुल यही किया। मतलब किया स्वार्थ में था, लेकिन मजे मजे में सास मां ठीक हो गई। और एक महीने। अच्छा, और सुन लो, जितना रिजल्ट हमारे हॉस्पिटल में नहीं आता उससे ज्यादा रिजल्ट घर पे आ गया। हम तो क्रिएटिनिन 10 से 4 पे ला पाते हैं, 3 पे ला पाते हैं, बाबूजी ने 9 से 0.9 पे ले आए। तो मेरा सबसे अच्छे शिष्य कौन हुए? हमें ऐसे शिष्य बनाने हैं भैया कि हमें हमारी भी जरूरत ना पड़े, अपने आप को ठीक करो। हम सिर्फ सिखाएंगे, बताएंगे, करना आपको है। जब हम बीमारी की जड़ पकड़ लेंगे ना, तो दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती हो। सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि खाने का टाइम कितनी बार करना है दिन में। अभी हम डिसीजन ले रहे हैं, यहां भी हम सुबह शाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किडनी की बीमारी में एक चीज और पता चला सर, कि अगर आप सबसे पहले अपने शुगर को कंट्रोल कर लीजिए तो बहुत फास्ट किडनी ठीक होगा। हाँ जी, किडनी वाले ध्यान से सुन लो। अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं तो अगर आप जो काम 6 महीने में होने वाला वो पक्का डेफिनेटली 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, एक आप लोगों का सवाल है कि हमारे कभी पोटेशियम कभी सोडियम इनके लेवल बिगड़ जाते, और हमें बना किया गया हरी सब्जियां खाने से। आप यहां हरी सब्जियां बोलते हो, कभी आप यहां नारियल पानी बोलते हो, तो ध्यान से सुन लो। जब भी हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कभी भी ठीक तभी आएंगे जब आप ठीक हो। पहली बात, हम टेस्ट कब कराते हैं? जब हम बीमार होते हैं, तो टेस्ट खराब आते हैं और हम उस रिपोर्ट को ठीक मान लेते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आप टेस्ट कब कराते हो? जब आप बीमार होते हो। जब आप बीमार हो तो टेस्ट ठीक कैसे आ सकते हैं? पहली बात क्लियर। तो उस टाइम के टेस्टों की रिपोर्टों पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर किडनी पेशेंट हो तो सबसे पहले डीटीपीए स्कैन करवाओ। क्या करवाओ? डीटीपीए स्कैन ही एकमात्र ऐसा स्कैन है जिससे पता लगता है आपकी किडनी कितने % काम कर रही है, कितने ml खून साफ कर रही है। आप लोग बोलते हो नहीं मैंने ईजीएफआर करवा रखा है। ईजीएफआर कैलकुलेटिव है। अगर आप डायलिसिस के पेशेंट हो, अगर आपकी डायलिसिस नहीं हुआ तो क्रिएटिनिन 12 है मान लो, डायलिसिस के बाद 6 हो जाता है, तो ईजीएफआर भी बदल जाता है। तो फिर ईजीएफआर कैसे रिलायबल हुआ? तो रिलायबल टेस्ट कौन है? हमारा डीटीपीए स्कैन, कि मेरी किडनी कितने % काम कर रही है, उसका साइज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, लेफ्ट का कितना है, राइट का कितना है। उस स्कैन के बिना आपकी यात्रा शुरू नहीं होगी। फिर बोल रहा हूं मैं, ये यात्रा है। जो भी पेशेंट हो, आप शुगर के हो, बीपी के हो, लीवर के हो, किडनी के हो, हार्ट के हो, जो भी पेशेंट हो, ये एक जर्नी है। ये आपको और हमें मिलके तय करनी है। अब वो जर्नी के अंदर शुरुआत तो ठीक करो ना।
अपने हाथ में एक रिपोर्ट ऐसी रखो जिसको बेस बनाकर हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, और 3 महीने बाद वो टेस्ट दोबारा करवाना है, 3 महीने बाद करवाना है। और 3 महीने बाद भी क्यों करवाना है, मैंने सुबह बताया था आपको भाई साहब को। 3 महीने बाद का चक्कर क्या है, आप महीने बाद भी तो करा सकते हो, 2 महीने बाद भी करा सकते हो, 3 महीने का चक्कर क्या है, जो किडनी के सेल हैं, किडनी के सेल का लाइफ साइकिल जो है वो 80 से 120 दिन का है। तो 80 से 120 दिन के साइकिल में ही अगर आप टेस्ट कराओगे तो रिपोर्ट ज्यादा बेटर आएगी। जैसे जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, पैनक्रियाटाइटिस के प्रॉब्लम है, जिसको भी इंसुलिन चलती है, इनकी जो रिपोर्ट है वो 6 महीने में अच्छी आएगी। इस बच्चे की जो रिपोर्ट अगर पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट की देखनी है तो 6 महीने बाद देखना, क्योंकि 6 महीने में किडनी जो पैनक्रियास के सेल का साइकिल है वो 4 से 7 महीने का है। तो आप इसलिए 6 महीने बाद टेस्ट कराओ। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन है, हम बोलते हैं कम से कम 3 महीने बाद टेस्ट कराना, क्योंकि होता क्या है, कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाता है, लेकिन वो जो रिपोर्ट कराते हो अल्ट्रासाउंड महीने बाद, उस पर लिखा होता है 12 mm शेडो। वो कई बार पथरी निकल जाती है, उसकी शेडो, उसका खड्डा, उसका जो प्रेशर है वो दिख रहा होता है, और आप बोलते हो ये पथरी है। तो हमेशा टेस्ट कराना कौन सा चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर हम बोलते हैं नारियल पानी पियो और आपका सोडियम लेवल हाई है, तो नारियल पानी 1 चम्मच पियो पहले। कितना? 1 चम्मच। और 1 चम्मच को भी पीना कैसे, चबाना है, 32 बार चबाओ, फिर अंदर लो, और फिर धीरे धीरे 2 चम्मच करो। सीधा 1 गिलास नारियल पानी पियोगे तो पोटेशियम हाई हो जाएगा। मतलब आप एकदम मात्रा कितनी दे रहे हो, बॉडी को आदत डालो, पहले उसको बॉडी को आदत डालो। और जब भी हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी बैठे हैं, डाइटिशियन भी, आप लोग भी सुन लो ध्यान से, जब भी आपने मिलेट शुरू करने हैं तो सीधे मिलेट्स मत खाना शुरू करो। मिलेट्स को पहले अम्ली बना के लो, फर्मेंटेड करके, अंकुरित करके, उसमें खमीर उठा के, उसमें बैक्टीरिया पैदा करके खाना शुरू करो। धीरे धीरे मिलेट्स के ऊपर आओ। मिलेट्स का अम्ली शेक पियो, फर्मेंटेड पियो, ठीक है। वो डॉक्टर नीतिका, डॉक्टर कविता और एक डाइटिशियन मैम हमारे डॉक्टर से वो सिखा देंगे आपको। इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन है क्रिएटिनिन का क्या करें। मैंने परसों चौथ भी, वो बच्चा भी को भी याद होगा, आप बताओ ये हॉस्पिटल किसका है, ये हॉस्पिटल किसका है, हमारा है ना, आपका भी है, हमारा भी है। लैब किसकी है, हमारी है। अगर आप जब आए थे आपका क्रिएटिनिन 11 था मान लो, और अब 12 आ गया, तो हम चाहते तो लैब को बोल के गलत रिपोर्ट निकाल सकते थे ना, 11 का 10 लिखवा देते, आप क्या कर लेते बताओ। लेकिन 11 का 12 तो है ना, क्या प्रॉब्लम है। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना, हमें आपको ट्रेनिंग देनी है। क्रिएटिनिन ऐसे ऐसे होगा, क्रिएटिनिन हो सकता है 12 से 18 हो जाए, 18 से 8 हो जाए, फिर 8 से 16 हो जाए, ऐसे ऐसे करेगा वो। पहले 3 महीने आपको नचाएगा अच्छी तरह, क्योंकि बॉडी से हम टॉक्सिन्स को निकाल रहे हैं। क्रिएटिनिन क्या है, यूरिया क्या है, बॉडी का वेस्ट है, वेस्ट। आप एक मकान है, कोठी के बाहर पड़े गंद से उस कोठी की हेल्थ का अंदाजा लगाओगे क्या, बताओ मुझे। आप कोठी के बाहर गंद पड़ा है, उस गंद को चेक करोगे और बोलोगे कोठी में रहने वाले कैसे हैं, क्या टेस्ट है भाई वो। क्रिएटिनिन इज बॉडी वेस्ट, यूरिया इज बॉडी वेस्ट, टॉक्सिन है वो बॉडी का, हम तो निकाल रहे हैं उसको भाई। अब वो निकालने के लिए पहले ब्लड में आएगा, ब्लड से पसीने से निकलेगा ना, तो जब ब्लड में आएगा तो बढ़ा हुआ दिखेगा ना भाई। तो हर एक का नहीं बढ़ेगा, किसी का कम होगा, किसी का ऐसे ऐसे होगा, किसी का सीधा कम होगा। अभी मेरे को परसों पेशेंट मिले थे, उनका 10 से 3 हो गया सीधा ही। कौन थे वो, हाथ उठाओ जरा अगर कोई बैठा है तो। यहाँ पे एक पेशेंट यहाँ बैठे थे, उनका क्रिएटिनिन 10.5 से 3 दिन में 6 हो गया और 5 दिन में ही 3 हो गया था, यहाँ बैठे थे। और एक भैया बैठे थे जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, वो कहाँ है भैया, एक बार हाथ उठाना। जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया दोबारा फेल हो गया, एक बार मिलवा दूं आपसे। लोगों को बड़ा ट्रांसप्लांट पूछते हैं, करा लें क्या, आपसे मिल लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। देखना मैम को पीछे बैठे थे भैया, शायद बैठे हैं कि चले गए होंगे शायद। हमारे इस टाइम हॉस्पिटल में 2 पेशेंट एडमिट है, मिल लो उनसे, 2 जने एडमिट है जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया था फिर फेल हो गया। एक का 8 महीने में हो गया, एक का 4 साल में हो गया। लेकिन
उनकी जिंदगी कैसे बीती वो भी सुन लो। जितना खर्चा डायलिसिस का पहले करते थे, ट्रांसप्लांट होने के बाद उससे ज्यादा खर्चा तो दवाइयों का चल रहा था उनका लगातार 4 साल से। तो फिर फर्क क्या पड़ा जिंदगी में, बताना जरा। अगर पहले महीने में 20,000 खर्च हो रहा था डायलिसिस का और ट्रांसप्लांट के बाद 25,000 की दवाइयां शुरू हो जाएं, तो बताओ आपने कौन सा पैसा बचाया। और ट्रांसप्लांट के 25 लाख अलग खर्च करे, वो एक भाई ने 15 लाख खर्च करे, उसने तो घर बेच के करे अपने। आपके साथ बैठे थे शायद उस दिन वहां पे जब अपने वीडियो बना रहे थे, तो है ना, 16 लाख खर्च करे थे उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है, आपकी किडनी ही आपको अपने आपको ठीक करनी है खुद को। और वो बीमार है बेचारी, कमजोर है, सप्रेस्ड है, फेल नहीं है, कम काम कर रही है। जैसे वो बच्चा इंसुलिन ले रहा है तो उसकी पेनक्रियास खराब नहीं है, कम काम कर रही है, कैल्सिफाइड है। अगर खराब होती तो फिर हम कैसे ठीक कर पाएंगे। हाँ, कम काम कर रही है, उसको हम पावर देंगे, धरती से देंगे, आकाश से देंगे, वायु से देंगे, अग्नि से देंगे, भोजन से देंगे, सोच से देंगे, ठीक हो जाएगी। एक क्वेश्चन है, जब आप पका हुआ खाना खाते हो तो पसीना क्यों आता है। मैं थोड़ा सा, मेरा गले को भी रेस्ट मिल जाएगा, 2 के आंसर आपते तो ठीक है। मैं एक बार कुछ पानी फेशियल स्वेटिंग या कई बार बहुत सारे लोगों को खाना खाते हुए पसीना आता है, फेस पे, नाक पे स्पेशली पसीना आता है। बिकॉज हम लोग जब खाना खा रहे हैं तो हमारी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है। जो हम रोटी सब्जी हम यहाँ पर छुड़वाते हैं, उसका रीजन भी यही है कि जब हम गेहूं खाते हैं या हम ऐसा कुछ भी पका हुआ खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत एनर्जी लगाती है उसको डाइजेस्ट करने में। एक हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में और उसका एक साइन है, उसको एक बॉडी का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का तरीका है कि वो स्वेटिंग कॉज करता है फेस पे या नाक पे, कि बॉडी ओवरहीट ना हो, वो ठंडा रखने की कोशिश करता है। तो इतनी एनर्जी हमारी वेस्ट ना हो खाना खाने के लिए, इसीलिए हम आपका सबसे पहले खाना ही बदलते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि आपकी वो एनर्जी बच जाए। फिर दूसरा किसी ने पूछा था ब्रीदिंग इश्यू, आपके लेवल्स ठीक हो गए हैं लेकिन ब्रीदिंग इश्यू अभी ठीक नहीं हुआ है। अगर किडनी के पेशेंट हैं तो उनमें कई बार किडनी के साथ साथ लंग्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एस्थमा के इन्होंने बोला भी